नमस्कार। आज हम जिनकी जिंदगी और सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है ये विकिपीडिया लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है, तो कोशिश ये रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर गांधी जी की जिंदगी के जो अहम पड़ाव हैं उनको समझें। सही, मतलब कैसे वो एक वकील से पूरी दुनिया के लिए अहिंसा के प्रतीक बन गए। और उनकी विरासत आज भी क्यों इतनी मायने रखती है। बिल्कुल। और ये नाम भी महात्मा यानी महान आत्मा, ये उन्हें पहली बार 1914 में वो भी दक्षिण अफ्रीका में मिला था। सोचिए जरा, एक वकील, उपनिवेशवाद का विरोधी, एक राजनीतिक विचारक भी, और सबसे बढ़कर वो नेता जिन्होंने अहिंसा के रास्ते भारत को आजादी दिलाई। हाँ, और उनका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, पूरी दुनिया पर पड़ा। तभी तो उन्हें इतने प्यार और सम्मान से बापू और राष्ट्रपिता भी कहा गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे परत दर परत समझना, एकदम शुरुआत से, उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से। जी, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक हिंदू मोद बनिया परिवार में। पिता करमचंद गांधी वो पोरबंदर रियासत के दीवान थे। दीवान मतलब उस समय के हिसाब से? हाँ, समझिए मुख्यमंत्री जैसा पद था वो उस समय। और माँ पुतली बाई वो बहुत ही धार्मिक महिला थी, प्रणामी वैष्णव संप्रदाय को मानती थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि बचपन में उन पर वो श्रवण कुमार और राजा हरिश्चंद्र की कहानियों का बड़ा गहरा असर पड़ा था। सच और प्यार के मूल्य उन्होंने वहीं से सीखे शायद। बिल्कुल, और माँ की जो गहरी धार्मिक आस्था थी उसका भी जाहिर है बहुत प्रभाव पड़ा। उनका शुरुआती माहौल देखिए काफी मिला जुला सा था। माँ की भक्ति, वो अक्सर मुश्किल व्रत रखती थीं, ये सब बातें गांधी जी के मन पर बैठ गईं। पढ़ाई में कैसे थे? सुना है बहुत तेज नहीं थे। हाँ, पढ़ाई में औसत ही थे, बल्कि काफी शर्मीले थे। राजकोट में पढ़े, फिर भावनगर में, लेकिन कॉलेज उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था। और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल की कस्तूरबाई से। हाँ, उस जमाने के रिवाज के मुताबिक एक तयशुदा बाल विवाह था वो। हाँ, गांधी जी ने बाद में इस पे लिखा भी है अपनी आत्मकथा में, सत्य के प्रयोग में। उन्हें अफसोस था कि उस कच्ची उम्र में उनमें अपनी पत्नी के प्रति तीव्र वासना थी। और पिता की मृत्यु भी उनके लिए एक बड़ा झटका और एक तरह की सीख भी थी। कहते हैं जिस वक्त उनके पिता ने आखिरी सांस ली, गांधी जी उनके पास नहीं थे, अपनी पत्नी के साथ थे। इस बात का उन्हें जिंदगी भर बहुत गहरा पछतावा रहा। अच्छा, बाद में उनके 4 बेटे हुए, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जी। फिर आया 1888 का साल। 18 की उम्र में वो कानून पढ़ने लंदन गए। ये 3 साल तो उनके लिए बहुत बड़े बदलाव वाले साबित हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। लंदन जाने से पहले उन्होंने माँ को वचन दिया था कि वो मांस, शराब और महिलाओं से दूर रहेंगे, और इस वचन ने वहां उनके रहन सहन पर बहुत गहरा असर डाला। शाकाहारी होने की वजह से दिक्कतें भी आई होंगी शुरू में, खाने पीने की। हाँ, आई, और इसी खाने की तलाश में वो लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी से जुड़े, और बाद में तो उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य भी बन गए। अच्छा। और वहीं शायद उनका परिचय थियोसॉफिकल सोसाइटी से हुआ, और भगवद गीता उन्होंने गंभीरता से पढ़नी शुरू की। हाँ, बिल्कुल। गीता का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। और उसी वेजिटेरियन सोसाइटी में एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ। कौन सा? एक सदस्य थे थॉमस एलेंसन। वो बर्थ कंट्रोल मतलब जन्म नियंत्रण के तरीकों के हिमायती थे। सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे वो इससे सख्त नाराज थे और एलेंसन को निकालना चाहते थे। अब गांधी जी खुद भी जन्म नियंत्रण के विरोधी थे, लेकिन उन्होंने एलेंसन का बचाव किया, अपने विचार रखने के हक का। ये बात तो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल। और कमाल की बात ये कि उस वक्त वो इतने शर्मीले थे कि मीटिंग में बोल ही नहीं पाए, तो अपना तर्क उन्होंने लिख कर दिया, जिसे किसी और ने पढ़ा। कमाल है। ये दिखाता है कि उनके लिए सिद्धांत कितना अहम था। मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत उनकी अपनी निजी पसंद से भी ऊपर। हाँ, बिल्कुल। उनके भविष्य के सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों का एक तरह से ये पहला संकेत था। खैर, 22 साल की उम्र में वो बैरिस्टर बनकर भारत लौटे तो माँ की मौत की खबर मिली उन्हें। फिर बॉम्बे और राजकोट में वकालत करने की कोशिश की, पर कहते हैं ज्यादा सफल नहीं हुए। हाँ, सुना है कि वो गवाहों से जिरह करने में, क्रॉस एग्जामिन करने में बहुत झिझकते थे, शायद इसीलिए। और यहीं से उनकी जिंदगी का रुख मुड़ा दक्षिण अफ्रीका की तरफ, है ना, 1893 में। जी, एक भारतीय व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। उनके किसी रिश्तेदार का केस लड़ने वो दक्षिण अफ्रीका गए। उन्हें क्या पता था कि वो वहां 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल बिताएंगे।
दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही उन्हें नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाला वाकया तो हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। फर्स्ट क्लास डिब्बे से सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो गोरे नहीं थे। ट्रेन से, रात का समय, सोचिए। और सिर्फ यही नहीं, स्टेज कोच में ड्राइवर के पास नीचे बैठने को कहा गया, फुटपाथ पर चलने से रोका गया, कोर्ट में जज ने कहा पगड़ी उतारो। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई। और यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे ये जो व्यक्तिगत अपमान थे, इन्होंने एक पूरे आंदोलन की नींव रख दी। सही कहा। पहले गांधी खुद को साम्राज्य का एक वफादार नागरिक मानते थे, पहले ब्रिटानी फिर भारतीय। लेकिन इन घटनाओं ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई इस साम्राज्य में उनकी और उनके लोगों की असल जगह क्या है। तो उन्होंने वहीं रुककर लड़ने का फैसला किया। हाँ, 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, भारतीय समुदाय को एकजुट करने के लिए। फिर 1897 में डर्बन में उन पर भीड़ ने हमला भी किया, पर उन्होंने किसी पर केस करने से साफ मना कर दिया। ये उनकी माफी वाली भावना दिखाता है। अच्छा, फिर 1900 का बोर युद्ध आया, उसमें गांधी जी ने क्या किया? उसमें उन्होंने भारतीयों की एक एम्बुलेंस कोर बनाई, स्ट्रेचर उठाने वालों की टुकड़ी। उनका मकसद ये दिखाना था कि भारतीय भी मुश्किल और खतरे वाले काम कर सकते हैं और वो ब्रिटिश साम्राज्य के वफादार हैं। उन्हें इसके लिए मेडल भी मिला था। वफादारी दिखाने की कोशिश। हाँ, लेकिन इस कोशिश के बावजूद गांधी जी को जल्द ही ये एहसास हो गया कि सम्मान पाने के लिए शायद कोई और रास्ता अपनाना होगा। और यहीं से 1906 में ट्रांसवाल सरकार के एक भेदभाव वाले कानून के खिलाफ उनके सबसे शक्तिशाली हथियार का जन्म हुआ, सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक तरीके से अन्याय का विरोध। बिल्कुल। इस पर टॉल्स्टॉय और तिरुकुरल जैसे ग्रंथों का भी प्रभाव था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की शुरुआती विचारों पर कुछ सवाल भी उठते हैं ना, खासकर अश्वेत अफ्रीकियों को लेकर। इसे भी समझना जरूरी है। हाँ, ये एक थोड़ा जटिल पहलू है। ये सच है कि शुरुआती दौर में उनका ध्यान मुख्य रूप से भारतीयों के अधिकारों पर ही था। 1896 के एक भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि गोरे लोग भारतीयों को कच्चे काफिर के स्तर तक गिरा रहे हैं। अच्छा। और कुछ दस्तावेजों में उन्होंने भारतीयों, जिन्हें वो शायद आर्यन मानते थे, और अफ्रीकियों में फर्क भी किया। हाँ, ऐसा मिलता है। लेकिन समय के साथ उनके विचारों में बदलाव भी आया। बाद के सालों में उन्होंने अफ्रीकियों की मदद भी की और नस्लवाद का विरोध भी किया। उनके अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में भी। जी, 1903 में जो शुरू हुआ था, उसमें 1910 के बाद अफ्रीकियों के साथ हो रहे भेदभाव की खबरें भी छपने लगी। लेकिन 1906 के बम्बाथा विद्रोह के समय, वो जुलू विद्रोह था शायद। हाँ, जुलू विद्रोह। उस समय हालांकि उनकी सहानुभूति जुलू लोगों के साथ थी, उन्होंने फिर भी भारतीयों के लिए सैन्य सेवा को जरूरी मानते हुए स्ट्रेचर वाहक दल का नेतृत्व किया। तो ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसीलिए आज के दौर में देखें तो नेल्सन मंडेला जैसे लोग उनकी तारीफ करते हैं, वहीं देसाई और वाहिद जैसे कुछ विद्वान उनके विचारों की जटिलता और विकास पर ज्यादा जोर देते हैं। रंग भेद खत्म होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने उन्हें राष्ट्रीय नायक का दर्जा दिया, ये भी है। और 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी बसाया था। हाँ, जोहान्सबर्ग के पास। वो एक तरह का आश्रम था जहाँ सत्याग्रही साथ रहते थे, आत्मनिर्भर जीवन जीते थे और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के विचारों को सीखते समझते थे। तो कुल मिलाकर दक्षिण अफ्रीका की ये 21 साल उन्होंने गांधी को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। वो वहां एक वकील बनकर गए थे, लेकिन लौटे एक मंजे हुए नेता, विचारक और सत्याग्रह के प्रणेता बनकर। और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर वो भारत वापस आए। भारत आकर वो सीधा कांग्रेस से जुड़े। गोखले उनके राजनीतिक गुरु बने और 1920 आते आते तो गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। हाँ, और उन्होंने आजादी की मांग को और तेज कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी चौंकाती है। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1918 में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। हाँ, ये किया था उन्होंने। ये उनकी अहिंसा के सिद्धांत के साथ थोड़ा विरोधाभासी जरूर लगता है। उनका तर्क क्या था इसके पीछे? कुछ तो सोचा होगा उन्होंने। उनका मानना था कि अहिंसा जो है वो कायरता नहीं है और अहिंसा का रास्ता चुनने का नैतिक अधिकार उसी को है जो असल में हिंसा करने में सक्षम हो। मतलब अगर हम अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो फिर अहिंसा की बात कैसे करेंगे? ये तर्क थोड़ा जटिल है। हाँ, ये विरोधाभास गांधी की विचारधारा की जटिलता को दिखाता है। खैर, भारत में उनके शुरुआती बड़े आंदोलन कौन से थे?
चंपारण और खेड़ा। जी, चंपारण 1917 में नील किसानों के लिए और खेड़ा 1918 में लगान माफी के लिए। दोनों जगह उन्होंने सफलतापूर्वक सत्याग्रह किया और यहीं सरदार पटेल भी उनके करीबी सहयोगी बने। फिर 1919 में उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ये क्यों? देखिए, पहला विश्व युद्ध तुर्की हार गया था और वहां के खलीफा का पद खतरे में था। दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान उन्हें अपना धार्मिक नेता मानते थे। तो गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और अंग्रेजों पर दबाव बनाने का एक मौका समझा। अच्छा, पर इसका नतीजा क्या रहा? क्या यह सफल हुआ? शुरुआत में तो जबरदस्त मुस्लिम समर्थन मिला। कुछ समय के लिए सांप्रदायिक तनाव कम भी हुआ, गांधी जी का कद और बढ़ा, लेकिन टैगोर जैसे कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना भी की थी। और आखिर में? आखिरकार तुर्की में ही कमाल अतातुर्क ने खलीफा का पद खत्म कर दिया, तो ये आंदोलन वैसे भी नाकाम हो गया और बाद में सांप्रदायिक तनाव फिर से बढ़ गया। इसी बीच अंग्रेज वो रॉलेट एक्ट ले आए थे, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी वाला कानून। हाँ, और इसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। ये उनकी किताब हिंद स्वराज के विचारों पर आधारित था। लेकिन तभी वो जलियांवाला बाग का भयानक हत्याकांड हो गया, 13 अप्रैल 1919। हाँ, अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां, सैकड़ों लोग मारे गए, पूरा देश स्तब्ध रह गया। गांधी जी ने इसकी कड़ी निंदा की, लेकिन जब बदले में भारतीयों ने भी हिंसा की तो उन्होंने उसकी भी आलोचना की और प्रायश्चित के लिए उपवास रखा। अब उनका पूरा जोर स्वराज पर था। और असहयोग आंदोलन का तरीका क्या था? मतलब करते क्या थे लोग? मुख्य रूप से स्वदेशी यानी विदेशी चीजों, खासकर अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार और हाथ से बने कपड़े, खादी, उसका प्रचार। और सरकारी चीजों का बहिष्कार? हाँ, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतें, नौकरियां, उपाधियां, इन सब का बहिष्कार। ये आंदोलन बहुत तेजी से फैला। लेकिन 1922 में चौरी चौरा में हिंसा हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। हाँ, इससे कई नेता नाराज भी हुए थे। फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल की सजा हुई, पर 2 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस में कुछ मतभेद भी उभरे। फिर 1920 के दशक के आखिर में गांधी जी फिर से सक्रिय हुए। उन्होंने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया, या तो डोमिनियन स्टेटस दो, हाँ, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के तहत स्वशासन, या फिर पूर्ण स्वराज के लिए एक और बड़े आंदोलन का सामना करो। और जब अंग्रेज नहीं माने तो मार्च 1930 में शुरू हुआ वो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च। जी, गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से चले दांडी के समुद्र तट तक, करीब 388 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और वहां पहुंचकर उन्होंने नमक बनाया। हाँ, समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा। ये देखने में छोटा सा काम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। इसने पूरे देश में जोश भर दिया। लाखों लोगों ने जगह जगह नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन की एक खास बात ये भी थी कि इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने धरासना नमक कारखाने पर सत्याग्रहियों पर जो पुलिस का भयानक लाठीचार्ज हुआ था, उसका आंखों देखा हाल लिखा। उससे दुनिया भर में ब्रिटिश राज की बहुत किरकिरी हुई। 60,000 से ज्यादा लोग जेल गए। इस आंदोलन ने तो गांधी जी को सचमुच एक लोकनायक बना दिया। बिल्कुल। वो आम लोगों की भाषा में बात करते थे, राम राज्य जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। उनकी आत्मबल की बात लोगों के दिलों को छू जाती थी। सरकार पर दबाव पड़ा होगा, जाहिर है। हाँ, वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को गांधी जी से बात करनी पड़ी। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। राजनीतिक कैदी रिहा हुए और गांधी जी लंदन गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, कांग्रेस की अकेले प्रतिनिधि बनकर। लेकिन लंदन का अनुभव कैसा रहा? वो निराशाजनक रहा। अंग्रेजों का ध्यान आज़ादी देने पर कम था और भारत को धर्म और जाति के आधार पर बांटने पर ज्यादा। अलग निर्वाचक मंडल बनाने की बातें हो रही थीं। चर्चिल जैसे नेताओं ने तो गांधी जी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें अधनंगा फकीर तक कह दिया। और यहीं वो सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड का मुद्दा भी उठा था, जिसमें दलितों के लिए अलग वोटिंग सिस्टम था। हाँ, गांधी जी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें लगा कि इससे दलित समुदाय बाकी हिंदू समाज से हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। हाँ, भारतीय एकता और आजादी की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। हाँ। तो उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर आखिरकार डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ पूना पैक्ट हुआ। इसमें दलितों के लिए सीटें आरक्षित की गईं, लेकिन अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी गई। ठीक है। फिर 1934 में गांधी जी ने औपचारिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया।
पर राजनीति में सक्रिय रहे। हाँ, इस्तीफा दिया ताकि अलग अलग आवाजों को मौका मिले। हाँ, ऐसा उनका कहना था। हाँ, लेकिन सक्रिय रहे। हाँ, 1938-39 में सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके मतभेद भी खुलकर सामने आए, हाँ। खासकर अहिंसा और संघर्ष की रणनीति को लेकर। फिर शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। गांधी जी का क्या रुख था? उन्होंने भारत के इस युद्ध में शामिल होने का विरोध किया और 1942 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया और नारा दिया, करो या मरो। इसका नतीजा क्या हुआ? आंदोलन सफल रहा? अंग्रेजों ने फौरन गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। देश भर में हिंसा भड़क उठी। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद रखा गया। वहीं उनकी पत्नी कस्तूरबा और उनके सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हुई। जी, ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत बड़ा आघात था। मई 1944 में जब वो जेल से छूटे तब तक तो माहौल काफी बदल चुका होगा। हाँ, बिल्कुल। भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल गया था। मुस्लिम लीग बहुत ताकतवर हो गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। गांधी जी ने जिन्ना से मिलकर बंटवारा रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। गांधी जी तो हमेशा धर्म के आधार पर बंटवारे के खिलाफ थे। हमेशा। लेकिन मुस्लिम लीग बांटो और राज करो की नीति पर अड़ी रही। और फिर वो डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद की हिंसा। हाँ, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के आह्वान के बाद कलकत्ता में भयंकर दंगे भड़क गए और ये हिंसा फिर नोआखली, बिहार, पंजाब, पूरे देश में फैल गई। गांधी जी ने दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। नोआखली में तो वो पैदल घूमे, शांति की अपील करते रहे। लेकिन आखिरकार बंटवारा तो होकर ही रहा। 15 अगस्त 1947, आजादी का दिन। गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली में नहीं थे वो शायद? नहीं, वो दिल्ली से दूर कलकत्ता में थे। वहां दंगा रोकने के लिए उपवास कर रहे थे और चरखा चला रहे थे। उनके उपवास का असर हुआ? हाँ, कहते हैं जादुई असर हुआ। कलकत्ता में हिंसा थम गई। फिर जनवरी 1948 में उन्होंने दिल्ली में अपना आखिरी उपवास रखा। वो किस लिए? दिल्ली में फिर से हिंसा भड़क गई थी, उसे रोकने के लिए। और दूसरा, भारत सरकार पर दबाव डालने के लिए कि वो पाकिस्तान को बंटवारे के समझौते के तहत जो तय हुई रकम थी 55 करोड़ रुपए, वो दे। अच्छा, तो ये उपवास सिर्फ शांति के लिए नहीं था बल्कि... हाँ, इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये विभाजन के बाद न्याय सुनिश्चित करने का भी एक प्रयास था। लेकिन उनके इस कदम से, खासकर पाकिस्तान को पैसे देने की बात से, कुछ हिंदू कट्टरपंथी वो बेहद नाराज थे। हाँ, और इसी नाराजगी का नतीजा था 30 जनवरी 1948 की वो शाम, जब गांधी जी दिल्ली के बिड़ला हाउस में शाम के प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तभी नाथूराम गोडसे नाम के एक हिंदू राष्ट्रवादी ने सामने आकर बहुत करीब से उन पर 3 गोलियां चला दी। कहते हैं उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। पूरा देश सन्न रह गया। प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो पर भारी मन से कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गोडसे पकड़ा गया। उसका संबंध हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे संगठनों से बताया जाता है। मुकदमे के बाद उसे और एक साथी नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। गांधी जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में राजघाट पर हुआ। लाखों लोग उमड़ पड़े थे। उनकी राख देश और दुनिया की कई नदियों में विसर्जित की गई। तो ये तो थी उनके जीवन यात्रा। अब अगर उनकी सोच की बात करें तो 2 सबसे बड़े आधार थे, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा। हाँ, सत्याग्रह का मतलब ही था सत्य के लिए आग्रह, सच पर टिके रहकर अन्याय का सामना करना। वो मानते थे कि असली लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और कमजोरियों से है। पहले वो कहते थे ईश्वर सत्य है, बाद में कहने लगे सत्य ही ईश्वर है। और अहिंसा, ये तो उनका सबसे जाना पहचाना सिद्धांत है। बिल्कुल। लेकिन उनकी अहिंसा कोई निष्क्रियता या कायरता नहीं थी। वो तो ये भी मानते थे कि अन्याय सहने से बेहतर है हिंसा का सामना करना, अगर कोई और रास्ता बचा ही ना हो। लेकिन उन्होंने अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, इतने बड़े पैमाने पर। यह अभूतपूर्व था। और तीसरा सिद्धांत था ब्रह्मचर्य। हाँ, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं था, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर, यहाँ तक कि भोजन पर भी नियंत्रण रखना। उन्होंने 37 साल की उम्र में ये व्रत लिया था। हालांकि उनके जीवन के आखिरी सालों के कुछ प्रयोग वो थोड़े विवादास्पद रहे हैं। हाँ, जिनमें वो अपनी पोतियों जैसी युवा महिलाओं के साथ सोते थे, वो प्रयोग काफी विवादास्पद रहे और उनकी काफी आलोचना भी हुई है। गांधी जी ने लिखा भी बहुत। हिंद स्वराज, उनकी आत्मकथा, सत्य के प्रयोग। हाँ, और इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया,
हरिजन जैसे अखबारों के जरिए भी उन्होंने अपने विचार फैलाए। उनका पूरा लेखन संपूर्ण गांधी वाङ्मय में संकलित है। उनकी विरासत तो आज भी जिंदा है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू की, कितने ही लोगों ने उनसे प्रेरणा ली। आइंस्टाइन ने तो यहाँ तक कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद मुश्किल से यकीन करेंगी कि हाड़ मास का ऐसा कोई इंसान इस धरती पर कभी चला भी था। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर भारत में राष्ट्रीय अवकाश है और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जी, और उन्हें 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। मिला कभी नहीं, जिसका नोबेल कमेटी ने बाद में अफसोस भी जाहिर किया। भारत में उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है। नोटों पर उनकी तस्वीर है, सड़कों संस्थानों के नाम उनके नाम पर हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से उन्हें आज भी बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन ये भी एक सच है कि उनके जो ग्राम आधारित आर्थिक मॉडल के विचार थे, उन्हें आजाद भारत ने बहुत ज्यादा नहीं अपनाया। उन पर फिल्में बनी, नाटक लिखे गए, किताबें लिखी गईं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी तो क्लासिक है, और हाल की लगे रहो मुन्ना भाई ने भी उन्हें एक अलग तरह से नई पीढ़ी तक पहुंचाया। बिल्कुल। तो ये थी विकिपीडिया के कुछ अंशों पर आधारित गांधी जी के जीवन और विचारों की एक, कह सकते हैं, गहरी पड़ताल। उनकी पूरी जिंदगी वाकई एक सत्य का प्रयोग थी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका में एक मामूली वकील से लेकर भारत के बापू बनने तक का सफर, सत्याग्रह का विकास, अहिंसा से उनका वो जटिल रिश्ता, आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका, बंटवारे का दर्द, और तमाम विवादों के बावजूद उनकी एक स्थायी वैश्विक विरासत। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को समझना आज भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। ये हमें अहिंसक आंदोलनों की ताकत के बारे में सिखाता है, आज़ादी के बाद पहचान बनाने की चुनौतियों के बारे में, और मुश्किल वक्त में नेतृत्व निभाने की जटिलताओं के बारे में। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है आज के लिए? शायद यही कि कैसे एक इंसान के सच के साथ किए गए प्रयोगों ने न सिर्फ एक देश को दिशा दी, बल्कि पूरी दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए ज़रूर छोड़ जाना चाहूँगे। जैसा कि हमने देखा, इस जानकारी में ये साफ दिखता है कि गांधी जी को एक तरफ महात्मा का दर्जा मिला, वहीं दूसरी तरफ चर्चिल से लेकर अंबेडकर तक और कांग्रेस के अंदर भी उनकी तीखी आलोचना हुई। कोई एक ही व्यक्ति एक ही समय में इतना पूज्य भी और इतने गहरे विरोध का निशाना भी कैसे हो सकता है? ये जो विरोधाभास है, ये हमें किसी भी बड़े बदलाव लाने वाले नेतृत्व और उसके असर के बारे में क्या बताता है?